हाय फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एक बार और फिर से मेरे चैनल में। और हम जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की बुक है उसके 7 चैप्टर्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। ये चैप्टर नंबर 8 है जिसका टाइटल आप देख सकते हैं। टाइटल है विलेजेस टाउन्स एंड स्ट्रीट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। प्रभाकर एक ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है कि ये एक लोकल शॉप पे एक बैठा है। और ये एक स्मिथ को देख रहा है एक लोकल शॉप पे। ये वहां पे एक स्मॉल बेंच थी जिसपे आयरन के टूल्स जैसे कि एक्सिस एंड सिकल्स को बिछाया गया था और वो सेल के लिए थे। ठीक है, एक ब्राइट फायर जो है वो जल रही थी और दो पुरुष हीट कर रहे थे और मेटल को बीट कर रहे थे और उनको एक शेप दे रहे थे। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग थिंग टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग। तो वो ये सब देख रहा था कि कैसे मेटल से डिफरेंट जो औजार है, डिफरेंट तरह के प्रकार के औजार बनाए जा रहे थे। राइट, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर्स के बारे में हम देखते हैं। तो we often take the use of iron for granted today। आज हम ऐसे लगता है कि आयरन जो है हम इसका यूज जो है वो ग्रांटेड लेते हैं आज की डेट में। जो चीजें बनी होती है आयरन की और स्टील की वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। ठीक है, डेली लाइफ का पार्ट है। जैसे कि आप आयरन की सीजर हो गई, ठीक है, आयरन की आप बहुत सारी चीज यूज करते हैं। नेल्स जो कीले होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह को हैंग करने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, या फिर आयरन की आप बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आयरन की आप कढ़ाई यूज करते हैं ना किचन में। तो ये जो आयरन का जो यूज है वो, चलो अब स्टूडेंट बात करते हैं कि कब शुरू हुआ था। हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसका यूज 3000 साल पहले ही शुरू हुआ था। कुछ जो लार्जेस्ट कलेक्शंस है आयरन टूल्स के और वेपन्स के वो मेगालिथिक बैरियल्स में पाए गए थे। ठीक है, जिसके बारे में आपने चैप्टर 4 में भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो 2500 साल पहले की कहानी है। वो यहाँ पे एविडेंस है कि हम आयरन के टूल्स का हमने स्टार्ट कर दिया था यूज करना। तो हमने क्या क्या स्टार्ट किया था, जैसे कि एक्सेस। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि सेटलमेंट्स जो है वो बनने शुरू हो गए थे 2500 साल पहले लगभग। जैसे कि गंगा के आसपास 2500 से 2700 साल पहले गंगा के आसपास यहाँ पे सेटलमेंट शुरू हो गया था। तो वहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत सारे फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए और घर को बनाने के लिए एक्सिस का यूज होता था। और आयरन का जो प्लो शेयर है उसको यूज करते थे खेतों को प्लोइंग करने के। ठीक है, तो हमने चैप्टर में देखा है प्लाउ शेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कैसे, क्यों? क्योंकि हम उसमें जो प्लाउ शेयर है उसमें हम खेत को जोतते थे और खेत को कैसे, जैसे सपोज करो ये आपका फील्ड है। ठीक है, इसकी मिट्टी को लूजन करने के लिए, लूज करने के लिए, ठीक है, हम प्लाउ शेयर को यूज करते हैं। और जब ये थोड़ा सा लूज हो जाते हैं इसमें पानी डाल के फिर इसको उपजाऊ बनाते थे। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप्स भी लिए गए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, जैसे हम अपनी फसल में पानी देते हैं उस प्रोसेस को हम इरिगेशन ही बोलते हैं। जो राजा थे और जो किंगडम्स थे, आपने जो पढ़ा था है, वो एग्जिस्ट ही नहीं हो पाते विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस। क्योंकि विलेजेस उनको क्या देते थे, जैसे टैक्सेस वो लोग कलेक्ट करते थे। ठीक है, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह विलेज के लोग उनको देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आयरन आया तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इरिगेशन जो है वो भी यूज होने लगा। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड जैसे कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। ठीक है, ये सब हुआ आयरन टूल। यहाँ पे एक सेट है कैप्शन का, आपको चूज करना है राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर। जैसे आपको सिकल है, टोंग्स है, एक्स है, और आपको प्रिपेयर करना है एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स की जो आयरन के, स्टील के बने हैं, जो आप डेली यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे चार्ट की तरफ तो आप फाइंड करेंगे कि कुछ जो स्टेजेस है कंस्ट्रक्शन इरिगेशन वर्क्स के वो यहाँ पे मेंशन। जैसे फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस।
labor is provided by the people. Farmer also benefit because crop production is certain. Farmers have to increase production to pay tax and kings provide money and plan irrigation. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें आपको बताना है ये कुछ, आपको जो यहाँ पे कौन कौन से सेंटेंसेस आएंगे वो आप फिल कर लीजिएगा। सो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अब विलेजेस में कौन रहते थे विलेजेस में? यहाँ पे एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स है लोगों के जो विलेजेस में रहते थे, सदर्न एंड नदर्न पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट। तमिल रीजन में एक लार्ज लैंड ओनर्स जो है उनको वेलालर बोला जाता था। वेलालर क्या बोला जाता था? वेलालर, जिनके पास बहुत बड़े बड़े फील्ड होते थे। ऑर्डिनरी जो प्लाउमैन थे, जैसे कि जो वहाँ पे सिर्फ खेत जोतते थे, उनको उजावर बोला जाता। उजावर, वेलावर, उजावर, वेलावर, उजावर। एंड जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जो ऐसे मजदूर थे जो काम करते थे खेतों पे और उनके पास ज़मीनें नहीं होती, जैसे उनमें कुछ स्लेव्स भी थे, उनको कदई सियार या फिर आदिमई बोला जाता। ठीक है, तो आप ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप प्लीज़ इन नामों को थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट। अब जैसे कि हमारे जो कंट्री है उसका जो नदर्न पार्ट है, विलेज का जो हेडमैन है उसको ग्रामा भोजका बोला जाता है। जैसे आपका गांव है और गांव में एक हेडमैन है, उसको क्या बोलेंगे आप? ग्रामा भोजका। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। अब जैसे एक ही फैमिली से वो पोजीशन ऐसे जाती रहती है। दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे कि ये पोस्ट हेरिडिटरी। ग्रामा भोजका जो वो था जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी और वो लार्जेस्ट लैंड ओनर था। ठीक है, जनरली उसके पास स्लेव्स होते थे और वो वर्कर्स को हायर करता था अपनी लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। इसके अलावा वो पावरफुल भी था और किंग उसको ऑफन उसको यूज़ करता था कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस। कहाँ से? गांव से। गांव के लोग टैक्सेस किसको देते थे? आपके ग्रामा भोजका को। और ग्रामा भोजका फिर ये टैक्स कहाँ पे करता था? राजा के पास। ठीक है, तो यहाँ पे राजा है, फिर आपके पास जी भी है, ग्रामा भोजका, और ये विलेज है। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. इसकी रोल क्या था? जैसे जज, कुछ गांव में झगड़ा हो गया है तो ये जज की तरह भी काम करता था और कभी कभी ये पुलिसमैन की तरह भी काम करता था। ठीक है, कभी कभी किसकी तरह काम कर रहा है? पुलिसमैन की तरह, और कभी कभी ये जज की तरह भी काम कर रहा है। इसके अलावा ग्रामा भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, जैसे गृहपति, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। अब कुछ ऐसे भी लैंड ओनर्स थे जो कि जिनके पास जमीनें कम होती थी, तो उनको गृहपति बोला जाता। ठीक है, एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज द दासा कर्माकरा हु डिड नॉट ओन लैंड। अब दासा कौन होते हैं? जो मजदूरी करते हैं, दास होते हैं, स्लेव्स। ठीक है, मजदूर। तो यहाँ पे उसके अलावा दासा कर्माकरा, जो जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं होती थी और उनको दूसरों की फील्ड में काम करना पड़ता था। दूसरों की फील्ड में काम करके ही वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे। ज़्यादातर विलेजेस में ऑल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन सच एज ब्लैकस्मिथ्स। कुछ विलेजेस में क्राफ्ट्स पर्सन भी थे, जैसे ब्लैकस्मिथ थे, पॉटर थे, कारपेंटर थे और वीवर थे। ठीक है, तो ये जैसे कि पॉटर है जो कि आपके लिए पॉटरी का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ब्लैकस्मिथ्स है जो लोहे के औजार बना रहा है, कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करता है, वीवर है जो कि बुनाई करता है। अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, कुछ अर्लीस्ट वर्क्स जो है तमिल में जिसको संगम लिटरेचर भी कहते हैं, ये 2300 साल पहले लगभग कंपोज हुए थे। टेक्स्ट जो है उनको संगम बोलते थे बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। संगम क्यों बोलते थे? संगम का मतलब होता है जैसे कि किसी का ग्रुप बनाना, ग्रुप या फिर असेंबलीज। तो संगम में यहाँ पे क्या हो रहा है? हम असेंबलीज में इनका कंपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत सारे जो पॉइंट है, पॉइंट के ग्रुप आ रहे हैं और वो एक साथ अपना वर्क जो है कहीं पब्लिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये कहाँ पे, मदुरई की सिटी में ये होता था। तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। अब ये जो तमिल जो टर्म्स है जो ऊपर हमने मेंशन की है, इसको हमने कहाँ पे पाया है, संगम लिटरेचर में। कॉइन्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है बहुत सारे 1000 तरह के कॉइन्स जो इस पीरियड में बिलोंग करते थे। अर्लीस्ट कॉइन्स जो यूज थे वो लगभग 500 साल तक यूज हुए थे और ये थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब पहला आता है पंच मार्क्ड कॉइन्स। क्या होता है, देखिए जैसे ये एक कॉइन है और आपके पास, सपोज करो आपने कभी, जब आप मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाने जाते हैं तो कभी कभी वो छापे से मेहंदी लगाता है, ठीक है, एक छापा होता है उसके पास और वो आपके हाथ पे वही सेम छाप देता है, ठीक है। तो पंच मार्क मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ आपके पास कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ शेप होगी, कुछ डिजाइन होगा और जब वो इस पे मार्क हो जाता है तो ये इस पे आ जाता है उभर के, ठीक है। तो ये जैसे कि ये इस तरह के कॉइन को हम क्या बोल रहे, पंच मार्क कॉइन्स। जैसे यहाँ पे आपके ये शॉन है। पंच मार्क कॉइन्स जनरली या तो वो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे या कभी स्क्वायर या फिर कभी राउंड शेप के होते थे, या तो वो मेटल की जो शीट्स हैं उनसे काट के बनाते थे या फिर जो मेटल था फ्लैट, जो मेटल मेटल के ग्लोब्यूल्स जैसे कि स्फेरिकल बॉडी, उससे वो बनाए। कॉइन्स वो इंस्क्राइब नहीं थे लेकिन उनको स्टैम्प करके, जैसे आपने कभी मोहर लगाते हुए देखा है, स्टैम्प करके सिंबल्स के साथ, जैसे कि हम डाई यूज करते हैं, नीले रंग की डाई, ठीक है, या फिर किसी और कलर की डाई या फिर पंचेस को यूज करके वो बनाते थे, तो उनको इस वजह से पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। ये जो कॉइन है ये पाया जाता है मोस्ट पार्ट में हमारे सब कॉन्टिनेंट में और ये लगभग सर्कुलेशन में रहे हैं टिल द अर्ली सेंचुरीज, मतलब लगभग 2000 साल पहले तक ये सर्कुलेशन में रही। अब दूसरे जो मीन्स है एक्सचेंज के वो हमारे पास क्या थे। अब रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, crossing the long roads in carts, through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind. The departure of the salt merchants leaves the city empty. Salt was produced plentifully along the sea coast. ये है जैसे वो कैरी करते हैं वाइट पैडी किसकी, अपने लैंड की, इसको वो एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ड्स, और ये कार्ड्स में उसको लेके जा रहे हैं अपनी पैडी को, टू सैंड्स वाइट एज मूनलाइट, और ये ऐसा लग रहा है जैसे सैंड जो है थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे सैंड की बात हो रही है, और ये अपनी फैमिलीज को भी साथ लेके जा रहे हैं। डिपार्चर ऑफ द सोल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी। अब जैसे सोल्ट के जो मर्चेंट है वो जा रहे हैं, इसको बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं। बार्टर का मतलब जिसमें एक कमोडिटी हम एक्सचेंज करते हैं दूसरी कमोडिटी। जैसे आपके पास आलू है और मेरे पास एप्पल है, आपके पास आलू है और मेरे पास एप्पल, ठीक है, और आप मुझे कहे कि आप आलू के बदले एप्पल मुझसे, आप, अब मुझे आलू की ज़रूरत है तो आप मुझे आलू दे दे, आपको एप्पल की ज़रूरत है तो आप मुझसे एप्पल ले, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मनी का यूज़ नहीं हो रहा है, मनी का यूज़ नहीं हो रहा। सिटीज़ विद मैनी फंक्शन, वेरी ऑफन एक सिंगल टाउन इम्पोर्टेंट था बहुत सारे रीजंस के लिए। देखते हैं क्या रीज़न था। तो जैसे अब अगर हम मथुरा की बात करें, मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रहा है फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। 2500 साल तक एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट आपका रहा है मथुरा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज ये लोकेटेड था एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। जैसे सपोज करो दो रूट्स है, एक रूट्स तो ये है, ठीक है, और एक ये रूट्स है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो एक तो आपके पास ये रूट्स है, ये आप ऐसे जा सकते, और दूसरा आपके पास ये वाला रूट, ठीक है। तो ये दो रूट हो गए एक जगह जाने के। तो लगभग मथुरा आपका ऐसी लोकेशन पे था जहाँ पे दो क्रॉस रोड्स थे,
2 मेजर रूट्स के, और यहाँ से लोग इधर जाने वाले भी इस पे क्रॉस करेंगे और यहाँ से जाने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट रूट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, तो नॉर्थ जो वेस्ट है आपका, नॉर्थ वेस्ट इसके ईस्ट की तरफ जो जा रही है, और दूसरा कहाँ पे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से यहाँ पे आपकी साउथ की तरफ। यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस भी थे सिटी के अराउंड एंड सेवरल श्राइन्स। तो फोर्टिफिकेशन मतलब वही के किलाबंदी जो हो जाता है, जैसे कोई एक सिटी है या विलेज है, उस पे बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। और इम्पोर्टेंट श्राइन्स भी थे, ठीक है, श्राइन्स भी थे इम्पोर्टेंट। श्राइन्स जो है वो जो धार्मिक रिलीजन से जो जुड़ी जगह होती है, धार्मिक जो प्लेसेस होते हैं, फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड। अब जैसे जो किसान होते थे, जो हर्डर्स होते थे, वो खाना प्रोवाइड शहर के लोगों को। मथुरा एक सेंटर था जहाँ पे एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स भी प्रोड्यूस्ड था। तो फाइन स्कल्पचर्स कहाँ पे आपका प्रोड्यूस है, मथुरा आपका। 200 साल पहले की बात है, मथुरा सेकंड कैपिटल बन गया कुशानास। अबाउट whom you would, कुशानास के बारे में पढ़ेंगे। मथुरा फिर इसके बाद एक रिलीजियस सेंटर भी था, यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज थी और जैन के भी श्राइन्स थे, और ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था वर्शिप किसकी, कृष्ण। इस वजह से मथुरा जो है वो कॉमर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट बन गया, इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है, रिलीजियसली भी ये इम्पोर्टेंट है ना। तो बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस है सरफेसिस पे, जैसे कि स्टोन स्लैब्स और स्टैचूज भी यहाँ पे पाई जाती है मथुरा। जनरली ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस है, रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स बाय मेन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनेस्टरीज एंड श्राइन्स। तो जैसे कि आदमी जो है या लेडीज है वो मोनेस्ट्रीज को, श्राइन्स को जैसे गिफ्ट दे रहे हैं, उसके भी इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे। ये कौन बनाते थे, राजा और रानियां बनाती थी, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स और क्राफ्ट्स पर्सन जो उसी में शहर में रहते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंस्क्रिप्शन, जहाँ से मथुरा मेंशन करता है गोल्ड स्मिथ्स को, ठीक है, गोल्ड स्मिथ को मेंशन यहाँ पे किया गया है, ब्लैक स्मिथ्स को मेंशन किया गया है, वीवर्स को, बास्केट मेकर्स को, गार्लैंड मेकर्स को और परफ्यूमर्स को। अब आपको एक लिस्ट बनानी है ऑक्यूपेशंस की, पीपल की जो मथुरा में रहते थे वो फॉलो करते थे, ठीक है। अब एक ऑक्यूपेशन बनानी है जो प्रैक्टिस नहीं थी आपकी हड़प्पा की सिटीज। अब आता है जैसे नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये एक तरह की आपके पास पोट्री का एग्जाम्पल है। क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन, हमने स्टडी किया था आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को क्राफ्ट्स के लिए, ये इंक्लूड करते हैं जैसे एक्सट्रीमली यहाँ पे आपको फाइन पोट्री मिलेगी जिसको आप NBPW, नदन ब्लैक polished ware pottery. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. तो northern black polished ware, black कलर की है, northern क्यों, क्योंकि ये northern part में पाई गई है इंडिया के, northern black कलर की polished ware, और polished भी है। Remember that कि archaeological evidence for many crafts may not have been survived. अब जैसे कि बहुत सारे हमारे पास एविडेंस थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। हम जानते हैं कि टैक्स दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इम्पोर्टेंट, हमें टैक्स से पता चला है कि यहाँ पे कपड़े की भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। यहाँ पे फेमस सेंटर्स जैसे मथुरा में वाराणसी नॉर्थ में, और आपका जो मदुरई है वो कहाँ पे, साउथ में। ओके, देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, ओके, वाराणसी नॉर्थ में और मदुरई साउथ में, दोनों मेन एंड वीमेन वर्क इन दीज सेंटर्स, औरतें और मर्द दोनों यहाँ पे काम करते थे। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक हार्ड व्हील मेड से आपने देखा होगा, जनरली जो एक पॉटर होता है और वो इसको घुमा के अपनी व्हील को पोट्री बनाता है, तो उसी प्रकार से ये बनाई गई है। और मेटलिक लुकिंग वेयर है जिसमें एक शाइनी ब्लैक सरफेस आपको देखने को मिलेगा। पॉटर क्या करता था, यूज टू एक्सपोज द अर्थनवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज स्किन विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। अब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता था कि इस पॉट का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता था ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से।
एक फाइन ब्लैक स्लिप जो है वो अप्लाइड होती थी इस पे, जिससे पॉटरी को एक मिरर लाइक शाइन मिल जाती थी। ओके, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र से आपको मिलेंगे, जो हमने चैप्टर 7 में भी मेंशन किया। ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो स्पिनिंग है और जो वीविंग है वो वर्कशॉप में की जा सकती है, और उसमें एक ऑफिशियल भी रहेगा जो कि सुपरवाइज करेगा। विडोज जो बेवा विधवा औरतें रहती थी, और जो जवान जो औरतें रहती थी, लड़कियां रहती थी, और डिफरेंटली एबल्ड और नन्स, मदर्स किसकी, कॉर्टिसंस की, रिटायर्ड विमेन सर्वेंट्स किंग की, विमेन जो रिटायर हो चुकी है सर्विस से, जैसे कि टेम्पल्स की, वो काम करती थी क्या, प्रोसेसिंग वूल, वूल को प्रोसेस करने का काम करती थी। ठीक है, बार्क को प्रोसेस करने का, कॉटन को प्रोसेस करने का, हेम्प को और फ्लैक्स को। अब फिर क्या है कि जितना उन्होंने काम किया है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क वो करती थी, उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलती थी। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल। अब जैसे कि क्या होता है कि कुछ औरतें जो हैं, जो कई बार ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में कि इजाज़त नहीं मिलती है, परमिशन नहीं मिलती है औरतों को कि आप घर से बाहर जाके काम करें, तो वो अपनी जो मेड होती थी, जैसे बड़े घर की जो औरतें होती थी, वो मेड सर्वेंट्स अपनी भेजती थी रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए, कहाँ पे, सुपरिंटेंडेंट, और जो वर्क वो फिनिश करके वापस वो अपनी मेड के जरिए भेज दिया करती थी। विमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डोन। जो औरतें हैं जो वर्कशॉप में जाती है, वो सांझ होने से पहले उनको अपने घर वापस जाना है, गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस, और उनको वेजेस भी मिलती थी। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। अब जैसे कि क्यों, क्योंकि वहाँ पे जनरली क्या होता था, रोशनी में ही काम आसानी से होता था, तो सांझ होते ही सूरज नहीं होता है और काम करना बहुत मुश्किल होता है। इनकेस जो सुपरिंटेंडेंट था वो देखता था औरत पे, या टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। अब जैसे कुछ औरतें हैं जो कि काम नहीं कर रही है, या फिर उनका मन नहीं है काम में, काम अच्छा नहीं किया, तो वो उनको पनिशमेंट देता था। अगर एक औरत कंप्लीट नहीं करती थी अपना काम, तो उसको फाइन देना पड़ता था, एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। और आप देखिए कितनी बड़ी सजा है कि उसका जो अंगूठा है वो काट दिया जाता था। अब बहुत सारे जो क्राफ्ट्स पर्सन थे और जो मर्चेंट्स थी, उन्होंने अब एसोसिएशन फॉर्म कर लिया। उस एसोसिएशन को हम श्रेणीज बोलते हैं। श्रेणीज जो है क्राफ्ट्स पर्सन का, वो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोकर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ट्रेनीज जो होते थे मर्चेंट्स के, वो ट्रेड को भी ऑर्गेनाइज करते थे। ट्रेनीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मेन एंड वीमेन डिपॉजिटेड मनी। अब जैसे कि आपको अपना पैसा, पहले बैंक तो होते नहीं थे, तो ये लोग श्रेणीज जो है, रिच मर्चेंट्स का ग्रुप, ये बैंक की तरह भी काम करते थे, जहाँ पे जो रिच सेक्शन होते था सोसाइटी का, वो अपने पैसे इन लोगों के पास डिपॉजिट करता था। ये फिर इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते थे, और जो इंटरेस्ट होता था वो किसको दिया जाता था, यूज टू, इंटरेस्ट जो होता था उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए यूज होता था, जैसे कि मोनेस्ट्री उस टाइम। अब हम देखेंगे एक क्लोजर लुक एट अरिका मेडू। अरिका मेडू आपका है पुडुचेरी में। 2200 से 1900 साल पहले की बात है। अरिका मेडू एक कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पे शिप्स जो है वो गुड्स को अनलोड करते थे, उन गुड्स को जो कि बहुत दूर जगह से आते थे। एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वाज फाउंड एट द साइट। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला, एक ईंटों का कुछ एक वेयर हाउस टाइप का स्ट्रक्चर में यहाँ से मिला है, और उससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे जरूर माल जो है वो दूर जगह से आता हो। दूसरे फाइंड्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं पॉटरी, कहाँ से, मेडिटेरेनियन रीजन से। जैसे कि हमें एम्फोरे, एक टॉल डबल हैंडेड जार्स मिला है जो कंटेन करते हैं लिक्विड, जैसे कि या तो शराब या फिर ऑयल। और एक स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी भी मिली है, जिसको हम एरिटीन वेयर भी बोलते हैं, विच वॉज नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली। इसका नाम एक इटली में एक शहर है, उसके नाम के ऊपर ही इसका नाम पड़ा, एरिटीन वेयर।
दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। अब जैसे आपके पास वेट क्ले है, गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को प्रेस किया जाता था और स्टैम्प्ड इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड में एक कोई शेप दी जाती थी। देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वाज मेड लोकली, तो रोमन डिजाइन्स पर यूज। अब जैसे कुछ पोट्री ऐसी भी थी जो लोकली बनाई जाती थी, लेकिन इसमें हैरान करने वाली ये बात है कि डिजाइन्स जो थे वो रोमन डिजाइन्स यूज, जैसे कि रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स भी इस साइट पे आपको मिलेंगे। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे पीसेस जो है पोट्री के, उन पे इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी में, जो यूज थी ब्राह्मी किसको, तमिल को लिखने के लिए। अब जैसे कि छोटे छोटे जो टैंक्स है वो हमने पाए हैं, दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स, वो हम क्लोथ को डाई करने के लिए यूज करते थे। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एविडेंस है क्या बनाने के लिए, बीड्स, कहाँ से, सेमी प्रीशियस स्टोन से और ग्लास से। अब आपको लिस्ट करना है एविडेंस को जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे देयर वाज अ कॉन्टैक्ट विद रोम, कि इंडिया का कॉन्टैक्ट था रोम के साथ। ये एक अकाउंट है किससे, ग्रीक सेलर से। स्टोरी किसकी, बैरी गेजा की, ग्रीक नेम फॉर बैरूच। गल्फ इज अ वेरी नैरो एट बैरी गेजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम। तो ये कह रही हैं कि गल्फ जो था वो बहुत ही नैरो था, बहुत उसको नेविगेट करना बहुत हार्ड था, शिप्स को क्लियर करना पड़ता था। और कौन करते थे उसको, शिप्स को, स्किलफुल और एक्सपीरियंस जो लोकल वहाँ के फिशरमैन थे, जो किंग के द्वारा जो एम्प्लॉयड थे। अब बैरी गेजा में अगर इंपोर्ट करना है तो वहाँ पे वाइन इंपोर्ट होती थी, पर टिन, लेड, कॉरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स, ये सब वहाँ पे इंपोर्ट होते। एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड, जैसे एक्सपोर्ट क्या होता था, प्लांट्स, कहाँ से, हिमालय से, आइवरी, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम। स्पेशल गिफ्ट्स जो है वो भी मर्चेंट्स लेके आते थे राजा के लिए। जैसे स्पेशल गिफ्ट्स में क्या होता था, सिल्वर के वेशल्स, सिंगिंग बॉयज, जो बॉयज है जो गाना गाते थे, और खूबसूरत जो विमेन थी वो आती थी, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ्स, ये सब गिफ्ट राजा को दिए जाते थे। ट्रेड एंड ट्रेडर्स, आपने पढ़ा होगा नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। ये फाइन पोट्री है, स्पेशली बॉल्स और प्लेट्स। ये पाए गए हैं कहाँ से, बहुत सारी आर्कियोलॉजिस्ट साइट से, सब कॉन्टिनेंट से थ्रू आउट। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेस, आपको कैसे लगता है कि ये इन जगह कैसे आई। ट्रेडर्स से हो सकता है कि इनको कैरी किया हो प्लेस फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। ठीक है, तो या तो ट्रेडर लेके गए होंगे उनको बेचने के पर्पज से। साउथ इंडियन वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस स्पेशली जैसे पेपर एंड कुछ प्रीशियस स्टोन। पेपर की रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, इसको वहाँ पे ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। तो ट्रेडर जो है कैरी करते थे बहुत तरह के गुड्स रोम में शिप्स के द्वारा, ठीक है, समुद्र से। और अगर वो लैंड के द्वारा जाते थे तो पूरा कारवां उनका जाता था। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। और फिर रोम से वो गोल्ड लेके आए, रोम का गोल्ड यहाँ पे साउथ इंडिया में पाया गया। तो ये एक पोयम है जो ट्रेड के बारे में लिखी गई है। वी कैन फाइंड evidence of trade in Sangam poem. There is one which describes the goods brought into Puhar, an important port on the east coast. Here are brought swift, prancing horses by sea in ships, bales of black pepper in carts, stamps and gold born in the Himalaya, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas and corals from the eastern ocean, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuff from Sri Lanka, pottery from Myanmar, and other rare and rich import. अब जैसे ट्रेडर जाते थे तो उन्होंने एक्सप्लोर भी किया बहुत सारे रूट्स, कुछ फॉलो करते थे कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे जो ट्रेडर थे वो देवर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे सेलर ने मनसून विंड्स का एडवांटेज लिया सी को और भी ज़्यादा क्विकली क्रॉस करने।
तो अगर वो चाहते थे वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना सब कॉन्टिनेंट के, ईस्ट अफ्रीका से या फिर अरेबिया से, तो वो प्रिफर करते थे सेलिंग, ठीक है, विद द साउथ वेस्ट मनसून। इसके साथ साउथ वेस्ट मनसून के, और जो स्टडी शिप्स थे उनको हमें बिल्ड करना था फॉर दीज लॉन्ग जर्नी। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, सदर्न हाफ जो था सब कॉन्टिनेंट का इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो हमारा इंडिया है जैसे उसका जो सदर्न हाफ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत लंबी सी कोस्ट लाइन है। यहाँ पे आपको हिल्स भी मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे और रिवर वैलीज भी मिलेंगे। इन रिवर वैलीज के अमंगस्ट कावेरी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल। चीफ और किंग जो कंट्रोल करते थे इन रिवर वैलीज को और कोस्ट को, वो बहुत रिच और पावरफुल बन गए क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रही है। संगम की जो पोयम है वो मेंशन करती है मूवेंडर। ये एक तमिल वर्ड है मीनिंग 3 चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ द 3 रूलिंग फैमिलीज, चोलास, चेराज एंड पांड्या। ये चोला, चेरा, पांड्या जो है ये किंग्स थे, और इनके जो हेड्स थे उनको मूवेंडर ही बोला जाता था, जो साउथ इंडिया में बहुत पावरफुल बने 2300 साल पहले। ईच ऑफ 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, जैसे कि एक तो इनलैंड होती थी और दूसरा होता था कोस्ट के आसपास। ऑफ दीज 6 सिटीज, 2 सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे पुहार या फिर कावेरी पट्टिनम। पोर्ट किसका? चोलास का, मदुरई का, और कैपिटल किसकी? पांड्यास की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज थी। चीफ रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करता था, इंस्टेंट वो डिमांड करते थे और गिफ्ट रिसीव करते थे लोगों से, आम जनता से। वो मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे भी जाते थे और नेबरिंग एरियाज जो है वहाँ से ट्रिब्यूट को कलेक्ट करते थे। कुछ जो वेल्थ है वो अपने पास रखते थे और बाकी जो है अपने सपोर्टर्स के अमंग, जैसे कि मेंबर्स हैं उनकी फैमिली के, सोल्जर्स है, पॉइंट्स है, उसमें वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे वेल्थ को। बहुत सारे जो पॉइंट है जिनके कंपोजिशन संगम कलेक्शन में लिखे गए हैं, वो कंपोज की है उन्होंने पोएम किसके प्रेज में? चीफ्स की। जो जिन्होंने पॉइंट्स को प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और चैरियट्स और फाइन क्लोथ्स दिया है गिफ्ट में। 200 साल के बाद एक डायनेस्टी आई थी जिसको बोलते हैं सतवाहन डायनेस्टी, जो कि बहुत पावरफुल बनी थी वेस्टर्न। मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जो थे सतवाहन के वो थे गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother, गौतमी बालाश्री। अब इनकी जो माता थी उनका नाम था गौतमी बालाश्री। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था, ठीक है। He and other Satvahana rulers were known as lords of the दक्षिणी पथ। ये जो आपके गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी थे, ये और इनके अलावा जो और रूलर थे वो उनको किस नाम से जाना जाता था? लॉर्ड ऑफ दक्षिणी पथ, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। तो दक्षिणी पथ का मतलब क्या है? दक्षिण, एक ऐसा पथ जो साउथ की तरफ जा रहा हो, ठीक है। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न को। तो इन्होंने अपनी आर्मी को ईस्टर्न एरिया में, ठीक है, वेस्टर्न में और सदर्न कोस्ट में भेजी थी। वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कोस्ट? अब आपको क्यों लगता है कि ये जो कोस्टल एरिया है ये इनको कंट्रोल करना क्यों चाहते थे? सिल्क रूट्स एंड द कुशान। कुछ किंग्स जो है उन्होंने लार्ज पोर्शन जो है रूट्स का उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, इस वजह से की क्योंकि वो वहां से टैक्स कलेक्ट करते थे, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। अब जैसे ये ट्रेडर इनको गिफ्ट्स देते थे, ट्रिब्यूट्स देते थे, टैक्सेस देते थे, उसके बदले में ये जो कुशानास थे ये उनको प्रोटेक्शन देते थे। Who passed through their kingdoms from attacks by robbers, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, रॉबरी बहुत ज्यादा होती थी, तो ये रॉबरी से उनकी हिफाजत प्रोटेक्ट करती थी। बेस्ट नोन जो रूलर्स है जिसने कंट्रोल किया था सिल्क रूट्स को, वो रूलर्स थे कुशानास। अब ये जो कुशानास रूल थे इन्होंने लगभग 2000 साल पहले ओवर सेंट्रल एशिया में 2000 साल पहले रूल किया।
इनके दो मेजर सेंटर जो थे पावर के, वो था एक तो पेशावर और दूसरा मथुरा। पेशावर आपका पाकिस्तान में है। टैक्सिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। इनके जब कुशानाज रूल कर रहे थे तो इनके रूल के टाइम पे एक ब्रांच जो है सिल्क रूट का जो एक्सटेंड हुई थी सेंट्रल एशिया से डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, जहाँ से सिल्क जो है शिप्ड होता था वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। तो ये सेंट्रल एशिया से कहाँ पे, जो इंडस की जो रिवर है वहाँ से सिल्क रूट कहाँ पे जाता था, रोमन एम्पायर पे के पास जाता था। तो स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप